Hello, welcome to this video. In this video, I discuss about our last lecture on cluster analysis of your course Biostatistics. इस लेक्चर में मैंने आपके जो लास्ट टॉपिक है क्लस्टर एनालिसिस के बारे में, कंसेप्ट के बारे में बात करनी है। ये आपका लास्ट टॉपिक है। चलो इस लेक्चर की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ क्लस्टर एनालिसिस? क्लस्टर एनालिसिस है क्या? क्लस्टर एनालिसिस इज अ ग्रुप ऑफ मल्टीवेरिएट टेक्निक्स। क्या है क्लस्टर एनालिसिस? क्या है? ग्रुप ऑफ मल्टीवेरिएट टेक्निक्स whose प्राइमरी पर्पस इज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। इसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है? ग्रुप करना, ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप बनाना। किन की बनाना? बेस्ड ऑन करेक्टरिस्टिक्स दे पोसेस, जो वो खसूसियात रखते हैं उनकी बना पर उनकी ग्रुपिंग करना क्लस्टर एनालिसिस कहलाता है। ये कौन सी टेक्निक है? मल्टीवेरिएट टेक्निक है। इसका प्राइमरी पर्पस, मकसद क्या है? ग्रुप जो जो बनाने होते हैं हमने ऑब्जेक्ट्स की, जिनकी करेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज एक जैसी है, उनको एक ग्रुप में हमने ऐड करना होता है। ऑब्जेक्ट्स कौन से हो सकते हैं? रिस्पोंडेंट्स भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। प्रोडक्ट्स की अगर करेक्टरिस्टिक एक जैसी होंगी तो हमने उनको क्या करना, एक ग्रुप में रख लेना। और अदर एंटिटीज। सेकंड है, इट इज़ अ मीन्स ऑफ ग्रुपिंग रिकॉर्ड्स। क्या है? मीन्स ऑफ ग्रुपिंग रिकॉर्ड बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट्स, इनकी बेस पर, एट्रीब्यूट्स पर, डेट मेक देम सिमिलर। ये क्या है? मीन है ऑफ ग्रुपिंग। इट इज़ अ मीन्स ऑफ ग्रुपिंग। हमने ग्रुपिंग करनी होती है रिकॉर्ड्स की, बेस्ड अपॉन किन की बेस पर? एट्रीब्यूट्स, उनकी करैक्टरिस्टिक यानी खसूसियत की बिना पर, डेट मेक देम सिमिलर। If plotted geometrically, the objects within the clusters will be the close together. अगर हम इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करें तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं क्लस्टर में पाए जाते हैं वो एक दूसरे के जो एक जैसे होंगे, एक क्लस्टर में पाए जाएंगे, वो क्लोज होंगे एक दूसरे के। while the distance between cluster will be farther apart, जबकि डिफरेंट क्लस्टर के दरमियान में डिस्टेंस एक दूसरे से ज़्यादा होगा। अब क्लस्टर वेरिएट क्या है? Represents a mathematical representation of the selected set of variables which compares the objects similarities. क्या है? क्लस्टर वेरिएट रिप्रेजेंट अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देता है ऑफ सिलेक्टेड सेट ऑफ वेरिएबल, जो हमने सेलेक्ट किए होते हैं, सेट ऑफ वेरिएबल विच कंपेयर्स द ऑब्जेक्ट, जो कंपेयर करते हैं ऑब्जेक्ट्स की सिमिलैरिटीज़ को, वो क्लस्टर वेरिएट कहलाते हैं। क्लस्टर एनालिसिस वर्सेस क्लस्टर फैक्टर एनालिसिस। क्लस्टर एनालिसिस में क्या करना होता है? ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द डिस्टेंस, इसको हम प्रोक्सिमिटी भी कहते हैं, प्रोक्सिमिटी टेक्निक के ज़रिए। और फैक्टर एनालिसिस में हम क्या करते हैं? ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन पैटर्न्स ऑफ वेरिएशन। हम किन की बेस पर करते हैं? वेरिएशन की बेस पर उनकी ग्रुपिंग करते हैं। और क्लस्टर एनालिसिस में हम बेस्ड करते हैं डिस्टेंस की बेस पर। जिनका डिस्टेंस कम होगा वो एक क्लस्टर में होंगे, जिनका डिस्टेंस ज़्यादा होगा वो अदर दूसरे क्लस्टर में होंगे। एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फैक्टर एनालिसिस वही फॉर्म ग्रुप ऑफ वेरिएबल। जब फैक्टर एनालिसिस में हम क्या करते हैं? ग्रुप ऑफ वेरिएबल बेस्ड, हम जो फॉर्म बनाते हैं ग्रुप ऑफ वेरिएबल बेस्ड ऑन द सेवरल पर्सन पीपल्स रिस्पॉन्सिव टू द दोज वेरिएबल्स। इनकी बेस पर जो मुख्तलिफ लोग हमें रिस्पॉन्स देते हैं उनकी बेस पर ग्रुपिंग करते हैं वेरिएबल्स की। और अगर क्लस्टर की बात करें, इन कंट्रास्ट टू क्लस्टर एनालिसिस, कंट्रास्ट में क्या करते हैं हम? क्लस्टर एनालिसिस में वही ग्रुप पीपल, हमने ग्रुपिंग करनी होती है पीपल की बेस्ड ऑन देयर रिस्पॉन्स, उनकी जो उन्होंने रिस्पॉन्स दिया उनकी बेस पर पीपल का हमने ग्रुपिंग करनी होती है। तो सेवरल वेरिएबल्स, जो मुख्तलिफ वेरिएबल के बारे में उन्होंने रिस्पॉन्स दिए होते हैं, उनकी बेस पर हमने लोगों को ग्रुपिंग बनानी होती है। जबकि फैक्टर एनालिसिस में हम क्या करते हैं? वेरिएबल के ग्रुप्स बनाते हैं, किनकी बेस पर? जो मुख्तलिफ लोगों ने रिस्पॉन्स दिए होते हैं उन वेरिएबल्स के बारे में। ये दोनों में डिफरेंस था। नेक्स्ट है क्लस्टर एनालिसिस इज वर्सेस डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। क्लस्टर एनालिसिस का अगर देखा जाए डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस के साथ कंपेयर किया जाए तो वो क्या है? यू नो डोंट नो हु और व्हाट बिलोंग टू विच ग्रुप। क्लस्टर एनालिसिस में क्या होता है कि आप नहीं जानते होते कि कौन और क्या बिलोंग कर रहा है किस ग्रुप को।
नॉट इवन द नंबर ऑफ ग्रुप्स, ना ही आप जानते हैं कि इनके नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं। डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस में क्या होता है, रिक्वायर्स यू टू नो ग्रुप मेंबरशिप, इसमें आपको लाजमी तौर पर ग्रुप की मेंबरशिप का पता होना चाहिए। फॉर द केसेस यूज टू ड्राइव क्लासिफिकेशन रूल, आपको मेंबरशिप का पता होगा तो फिर इनकी बेस पर आपने क्लासिफिकेशन करनी होती है। जबकि क्लस्टर एनालिसिस में हमने ना ग्रुप के मेंबर्स का पता, ना उनके ग्रुप्स का पता होता है, ना ही कितने ग्रुप बनेंगे उनका पता होता है। एप्लीकेशन ऑफ क्लस्टर एनालिसिस किन किन फील्ड में है, एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। ये काफ़ी बार पेपर में आ चुका है। व्हाट इज़ क्लस्टर एनालिसिस, क्लस्टर एनालिसिस की डेफिनेशन करनी है, उसके बारे में आपने एक्सप्लेन करना है। क्या करते हैं हम, क्लस्टर बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग ग्रुप्स क्लस्टर में करते हैं, यानी कि ग्रुप्स में आते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं उनको हमने एक ग्रुप में कर लेना होता है, जिनकी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं, यानी कि विद इन आ क्लस्टर या ग्रुप जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सिमिलर होंगे, और अदर डिफरेंट क्लस्टर में यानी कि बिटवीन क्लस्टर अगर देखा जाए तो उनकी सिमिलर डिसिमिलर होंगे, यानी कि दोनों की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट होंगी। अब इसकी एप्लीकेशन किन किन फील्ड में अप्लाई होती है क्लस्टर एनालिसिस की। फर्स्ट ऑफ फील्ड ऑफ साइकाइट्री, साइकाइट्री के फील्ड में कैसे ये अप्लाई होता है, वेयर द करेक्टराइजेशन ऑफ पैटर्न पेशेंट्स, हमने क्या करना होता है, जो खसूसियात देखनी होती हैं पेशेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ क्लस्टर्स ऑफ सिम्टम्स, जो उनके सिम्टम्स मान रहे होते हैं क्लस्टर ऑफ पेशेंट के क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स की बेस पर कैन बी यूजफुल इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ थेरापी, जो हमें आइडेंटिफिकेशन देती है कि किस मुनासिब टाइप की थेरापी की ज़रूरत है इस पेशेंट को। तो फर्स्ट तो ये फील्ड ऑफ साइकाइट्री में अप्लाई हो रहा है कि पेशेंट की करेक्टरिस्टिक्स की बिना पर हम उनके क्लस्टर के सिम्टम्स देख लेते हैं, क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स देखते हैं जिसकी बिना पर हम कोई प्रॉपर अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ थेरापी लगाते हैं। सेकंड है बायोलॉजी में यूज़ क्या है, यूज टू फाइंड ग्रुप्स ऑफ जीन्स दैट हैव सिमिलर फंक्शन, हम क्या करते हैं इसको अप्लाई करते हैं कि नर्सरी एनालॉजी को बायोलॉजी में, क्या किसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, ग्रुप्स ऑफ जीन्स, हम जो एक जैसी खसूसियत रखते हैं जीन्स उनके ग्रुप्स, हम हैव सिमिलर फंक्शन, जो जीन्स सिमिलर फंक्शन रखते हैं उनकी ग्रुपिंग कर लेते हैं अलहदा में, अलहदा ग्रुपिंग कर लेते हैं, जो सिमिलर फंक्शन रखते हैं वो एक में कर लेते हैं, और जिनके एक दूसरे से फंक्शन अलहदा होते हैं दूसरे क्लस्टर्स में हो जाते हैं। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, अब थर्ड है किसमें, अब इसकी एप्लीकेशन है इंफॉर्मेशन, द वर्ल्ड वाइड वेब कंसिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ वेब पेजेस, जो डब्ल्यू है, जो वर्ल्ड वाइड वेब जो हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं वो बिलियंस ऑफ वेब पेजेस पर मुश्तमिल होती है। एंड द रिजल्ट ऑफ अ क्यूरी टू अ सर्च इंजन कैन रिटर्न थाउजेंड्स ऑफ पेजेस, जो क्या है, जो हम एक क्यूरी जो हमें ज़रूरत होती है जिन क्वेश्चन की जिनके बारे में हमने इंफॉर्मेशन सर्च करनी होती है, तो उनके क्लस्टरिंग हुई होती है, तो क्या होता है कि वो 1000 पेजेस को जिसको हम क्यूरी डालते हैं और 1000 पेजेस में हमें रिजल्ट मिल जाता है। क्लस्टरिंग कैन बी यूज टू ग्रुप दीज सर्च रिजल्ट, जो हम सर्च करते हैं ग्रुपिंग कर देता है इनटू स्मॉल नंबर ऑफ क्लस्टर, जो हम किसी भी गूगल सर्च इंजन पर जब सर्च लगाते हैं तो क्या होता है, वर्ल्ड वेबसाइट बिलियन वेबसाइट पर पेजेस पर मुश्तमिल होती है। जब हमने कोई क्यूरी लगाते हैं किसी चीज़ की हमने सर्चिंग करनी होती है, जैसे गूगल प्ले पर ही हम सर्च करते हैं, तो क्या करता है ये टेक्निक क्लस्टर टेक्निक लगी होती है उसमें, वो क्या कर देता है, कैन बी यूज टू ग्रुप दीज सर्च रिजल्ट्स, क्या कर देता है ग्रुपिंग कर देता है जो हम सर्च कर रहे होते हैं इनटू स्मॉल नंबर ऑफ क्लस्टर्स, ईच ऑफ विच कैप्चर अ पार्टिकुलर एस्पेक्ट्स, जो हर एक है कैप्चर करता है पार्टिकुलर एस्पेक्ट्स ऑफ द क्यूरी, जो हमने क्यूरी डाली होती है उसके पार्टिकुलर एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, कैप्चर कर रहा होता है। फॉर इंस्टेंस अ क्यूरी ऑफ मूवी, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कैसे ये करते हैं। अगर हमने क्यूरी डाली है मूवी माइट रिटर्न वेब pages grouped into categories such as reviews, trailers, stars, and theaters. Each category cluster can be broken into subcategories, subclusters, producing a hierarchical structure that further assists a user exploration of the query results.
ये ग्रुपिंग आ जाती है हमारे पास, हम सर्च करते हैं, वो कह देता है हमने रिव्यूज सच एज रिव्यूज में ट्रेलर, ये क्लस्टर है रिव्यूज वाले, ट्रेलर्स जो चल रहे हैं उनका एक अलहदा क्लस्टर कर देते हैं, स्टार्स उनको अलहदा करते हैं और थिएटर्स वालों को अलहदा। अब फोर्थ है क्लाइमेट में वो कैसे अप्लाई होता है। अंडरस्टैंडिंग द अर्थ क्लाइमेट रिक्वायर्स फाइंडिंग पैटर्न्स इन द एटमॉस्फेयर एंड ओशियन। क्या करता है अर्थ क्लाइमेट, किसकी ज़रूरत होती है हमें फाइंडिंग करने की, पैटर्न्स किस में, इन एटमॉस्फेयर एंड ओशियन और समुंदर में। टू डेट एंड cluster analysis has been applied to find patterns in the atmospheric pressure of polar regions। हम कहाँ पे अप्लाई और कर सकते हैं, फाइंडिंग पैटर्न्स इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ पोलर रीजन्स एंड एरियाज ऑफ ओशियन दैट हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन लैंड क्लाइमेट। हमने एक क्लस्टर बना लिए, एक तो पोलर रीजन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेक करना है हमने, अप्लाई टू पैटर्न इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर of polar regions and areas of the ocean that have significant impact of land climate। ये इसकी एप्लीकेशन थी। अब नेक्स्ट है कॉमन रूल, जो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्लस्टर एनालिसिस को लगाते क्यों हैं, इसके रोल्स क्या हैं। फर्स्ट तो है डाटा रिडक्शन, ये आपको पेपर में भी आया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। एक तो पहला तो आप लिखेंगे डाटा रिडक्शन, सेकंड है हाइपोथेसिस जनरेशन। फर्स्ट को एक्सप्लेन करता हूँ, डाटा रिडक्शन कैसे करते हैं। रिसर्चर में बी फेस्ड विद द लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट कैन बी मीनिंग लेस अनलेस क्लासिफाइड इनटू मैनेजेबल ग्रुप्स। जब कोई एक रिसर्चर रिसर्च कर रहा होता है, उसने क्या करना होता है, फेस करता है लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को, बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो मीनिंगलेस होते हैं। कब तक, जब तक अनलेस, कब तक क्लासिफाइड कर, जब तक हम इनको क्लासिफाइड नहीं कर लेते मैनेजेबल ग्रुप्स में। Cluster analysis can perform this data reduction procedure objectively by reducing the information। तो क्या करते हैं हम, परफॉर्म करते हैं जो डाटा रिसर्चर ने कलेक्ट किया हुआ है इनकी क्लासिफिकेशन करने के लिए, और ये क्या हो जाता है, रिडक्शन कर देता है। प्रोसीजर ऑब्जेक्टिवली बाय रिड्यूसिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन एंटायर पॉपुलेशन, जो हमने एंटायर पॉपुलेशन ऑफ सैंपल टू इन्फॉर्म अबाउट स्पेसिफिक ग्रुप्स। तो फर्स्ट तो है डाटा रिडक्शन, ये आपने लिख देना है डाटा रिडक्शन में वो कैसे काम करता है। सेकंड है हाइपोथेसिस जनरेशन, क्लस्टर एनालिसिस इज आल्सो यूजफुल। कब यूजफुल होगा, व्हेन अ रिसर्चर विशेस टू डेवलप हाइपोथेसिस कंसर्निंग the nature of the data or to examine previously stated hypothesis। फर्स्ट क्या है डाटा रिडक्शन, सेकंड हाइपोथेसिस जनरेशन। क्लस्टर एनालिसिस क्या करता है, किस में इस्तेमाल होता है, आल्सो यूजफुल व्हेन अ रिसर्चर विशेस टू डेवलप हाइपोथेसिस, जब एक रिसर्चर डेवलप करना चाहता है हाइपोथेसिस को कंसर्निंग द नेचर ऑफ द, किसके कंसर्न चाहता है, नेचर ऑफ द डाटा की नेचर को, फितर को जानने के लिए, और टू एग्जामिन प्रीवियसली स्टेटेड हाइपोथेसिस, और जो पीछे एग्जामिन किया होता है उनको स्टेटेड हाइपोथेसिस को एग्जामिन करने के लिए भी क्लस्टर एनालिसिस को लगाते हैं। अब मोस्ट कॉमन क्रिटिसिज्म्स ऑफ क्लस्टर एनालिसिस, जो बहुत ज़्यादा कॉमन तनकीद होती है क्लस्टर एनालिसिस पर, वो क्या है। क्लस्टर एनालिसिस इज डिस्क्रिप्टिव, थ्योरेटिकल एंड नॉन इन्फ्रेंशियल। क्या है क्लस्टर एनालिसिस, एक तो है डिस्क्रिप्टिव है, थ्योरेटिकल है और नॉन इन्फ्रेंशियल है। क्लस्टर एनालिसिस हैज़ नो, फर्स्ट हेडिंग है क्लस्टर एनालिसिस इज डिस्क्रिप्टिव, थ्योरेटिकल and non-inferential। Cluster analysis has no statistical basis। क्या वजह होती है कि has no statistical basis upon which to draw inferences, जो statistical basis नहीं रखती जिसकी बुनियाद पर आप क्या कर सकते हैं, किसी भी inferences को ड्रा नहीं कर सकते। which to draw inferences from a sample to population, जिसकी क्या होता है कि ये हमें कोई भी statistical basis नहीं रखता, जिसकी बिना पर हम क्या सैंपल से इन्फ्रेंस नहीं ड्रा कर सकते पॉपुलेशन के मुतल्लिक। एंड मैनी कंटेंट दैट इट इज ओनली एक्सप्लोरेटरी टेक्निक, और मैनी कंटेंट इन दैट, उसको कहा जाता है सिर्फ और सिर्फ ये क्या है, एक्सप्लोरेटरी टेक्निक है। नथिंग गारंटी यूनिक सोल्यूशन, जो हमें क्या है यूनिक सोल्यूशन नहीं देते। क्या वजह है क्यों यूनिक सोल्यूशन नहीं मिलते, because the cluster membership for any number of solutions is dependent upon many elements of the procedure।
क्या होता है, मेंबरशिप जो होती है क्लस्टरिंग वो किस पे है, फॉर एनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज डिपेंडेंट अपॉन मैनी एलिमेंट्स ऑफ द प्रोसीजर, जो प्रोसीजर में कई एलिमेंट्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। एंड मैनी डिफरेंट सॉल्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय वेरिंग वन और मोर एलिमेंट्स। तो जब वन और मोर एलिमेंट्स को वेरी करेंगे तो क्या होगा, इसके रिजल्ट्स एक नहीं आएंगे, एक से ज़्यादा होंगे, यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा। सेकंड है क्लस्टर एनालिसिस विल ऑलवेज क्रिएट क्लस्टर्स रिगार्डलेस ऑफ द एक्चुअल एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्ट्रक्चर इन द डाटा। व्हेन यूजिंग क्लस्टर एनालिसिस द रिसर्चर इज मेकिंग एन assumption of some structure among the objects। क्या होता है, जब कोई रिसर्चर रिसर्च कर रहा होता है वो क्या अज्यूम करता है, assumption ये कर लेता है कि जो some objects among the objects, कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में। द रिसर्चर शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट जस्ट बिकॉज क्लस्टर कैन बी फाउंड डज नॉट वैलिडेट एंड देयर एक्सपीरियंस। शुड ऑलवेज याद रखता है that just because cluster can be found does not validate their existence। validate नहीं है इसकी existence, only with strong conceptual support and then validation are the clusters potentially meaningful and relevant। only with strong conceptual, अगर आपको strong concept होगा तो तब ये support करेगा, and then validation are the cluster potentially meaningful and relevant होगा। The cluster relation is not generalized because it is totally depend upon the variable used as the basis for the similarity measured। जब क्लस्टर जो सोल्यूशन है क्या जनरलाइज नहीं होते, उसकी वजह क्या है, इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन द वेरिएबल, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करते हैं जो वेरिएबल हम इस्तेमाल कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी मेजर्स। सिमिलैरिटी मेजर की बेस पर जो हम वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनकी वजह से इसके जो सोल्यूशन है जनरलाइज नहीं होते। दिस क्रिटिसिज्म कैन बी मेड अगेंस्ट एनी मेजर यूज्ड टू कैरेक्टराइज द ऑब्जेक्ट्स देन अदर मल्टीवेरिएट टेक्निक्स with the cluster variate completely specified by the researcher। As a result, the researcher must be especially cognizant of the variable used in the analysis, ensuring that they have strong conceptual support। क्या होता है, result researcher must be specially cognizant of the variable used in the analysis, ensuring that they are strong conceptual support। ये थे जो मोस्ट कॉमन क्रिटिसिज्म्स होते हैं क्लस्टर एनालिसिस के। अच्छे तरीके से इसको रिवाइज कर लेना है। साथ साथ ये जैसे जैसे वीडियो आप बनती जाती है आप ये पॉइंट्स अपने रजिस्टर में वीडियो को सुनते जाएं और साथ साथ ये रजिस्टर पे पॉइंट लिखते जाएं। थ्रेटिकली आपका पार्ट साथ साथ क्वेश्चन भी सोल्व होता जाएगा, लिखते जाएंगे आप। क्वेश्चन ज़्यादातर मोस्टली तौर पर थ्रेटिकली आया हुआ है, तो आपने इसकी थ्रेटिकली ये लिख लेने हैं पॉइंट, क्रिटिसिज्म क्या है, पीछे जो हमने पढ़ा है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यानी रोल ऑफ क्लस्टर एनालिसिस कैन प्ले। नेक्स्ट आप मूव करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये ऑब्जेक्टिव भी आपने लिख लेने हैं। अब हाँ देन अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लस्टर एनालिसिस यूज्ड फॉर टैक्सोनॉमी ऑफ डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफाइंग ग्रुप्स विद द डाटा। फर्स्ट तो है टैक्सोनॉमी डिस्क्रिप्शन, यानी कि हमने आइडेंटिफाइंग करना होता है ग्रुप्स विद इन द डाटा। जो हमने ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करना होता है, डाटा में जो ग्रुप्स पाए जाते हैं उनको हमने आइडेंटिफाई करना होता है। ये क्या हो गया, टैक्सोनॉमी, जिसको हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी डिस्क्रिप्शन। सेकंड है ऑब्जेक्टिव डाटा सिंप्लीफिकेशन। डाटा सिंप्लीफिकेशन का क्या मतलब है, द एबिलिटी टू एनालाइज ग्रुप्स ऑफ सिमिलर ऑब्जर्वेशन इंस्टेड ऑल इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। हमने क्या करना होता है, ये एबिलिटी है एनालाइज करने की ग्रुप्स ऑफ सिमिलर ऑब्जर्वेशन, जो ग्रुप्स होते हैं सिमिलर ऑब्जर्वेशन के इंस्टेड ऑल इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। ऑल इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन देखने बजाय जो सिमिलर ग्रुप होते हैं उनको हम अलहदा कर लेते हैं, जिसको हम ये डाटा सिंप्लीफाई हो जाता है। रिलेशनशिप आइडेंटिफिकेशन, थर्ड इसका क्या है, रिलेशनशिप आइडेंटिफिकेशन। द सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर ऑफ फॉरम क्लस्टर एनालिसिस पोर्ट्रेज रिलेशनशिप नॉट रिलेटेड अदरवाइज। जो सिंप्लीफाई स्ट्रक्चर देता है क्लस्टर एनालिसिस, क्या होता है, रिलेशनशिप हमें एक्सप्लेन कर रहा होता है कि इनका रिलेशनशिप आपस में क्या है। जो एक जैसे होंगे, एक ग्रुप में होंगे जो
एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, दूसरे क्लस्टर्स में होंगे, डिफरेंट ग्रुप्स में होंगे। क्लस्टर का मेन ग्रुप्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी की बेस पर हम उनको अलग-अलग ग्रुप्स में करते हैं, उनको क्लस्टर कहते हैं। अब theoretical, conceptual and practical consideration must be observed when selecting clustering variables for cluster analysis। क्या है? थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल और प्रैक्टिकल कंसिडरेशन मस्ट बी ऑब्जर्व्ड, तब ऑब्जर्व की जा जाती है व्हेन सेलेक्टिंग वेरिएबल क्लस्टर वेरिएबल्स फॉर क्लस्टर एनालिसिस। ओनली वेरिएबल दैट रिलेट स्पेसिफिकली टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द क्लस्टर एनालिसिस आर इंक्लूडेड। हमने क्या करना होता है, जिन वेरिएबल के बारे में रिसर्चर को ज़रूरत होती है उन वेरिएबल्स को क्या करना होता है, स्पेसिफाई करना होता है। जिन वेरिएबल जो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या करते हैं, ओनली वेरिएबल दैट रिलेट स्पेसिफिकली टू ऑब्जेक्टिव, जो हमारे स्पेसिफिकली जो खास जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनके रिलेट होते हैं, उनको हमने इंक्लूड करना होता है क्लस्टर एनालिसिस में। वेरिएबल सेलेक्टेड कैरेक्टराइज द इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स बीइंग क्लस्टर्ड। जो सेलेक्ट करते हैं हम वेरिएबल, उनकी कैरेक्टराइज द इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स बीइंग क्लस्टर्ड, उनको हमने क्लस्टरिंग करने लेके जाना होता है। हाउ डज क्लस्टर एनालिसिस वर्क? The primary objective of cluster analysis is to define, जो primary objective है cluster analysis क्या है, define the structure of the data। structure of the data को define करना होता है by placing the most similar observation into groups। प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है क्लस्टर एनालिसिस का ये है कि उसने स्ट्रक्चर बताना होता है डाटा का, कैसे, बाय प्लेसिंग द मोस्ट, जो सिमिलर ऑब्जर्वेशन होती हैं उनको इनटू ग्रुप्स, उनको ग्रुप्स में क्या करना है, प्लेसिंग करनी होती है। टू अकम्प्लिश दिस टास्क वी मस्ट एड्रेस 3 बेसिक क्वेश्चन। ये टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमें 3 बेसिक क्वेश्चन जो इनकी एड्रेस करना होता है। हाउ डू वी मेजर सिमिलैरिटी, हम सिमिलैरिटी को कैसे मेजर करेंगे। हाउ डू वी फॉर्म क्लस्टर, हम क्लस्टर कैसे बनाएंगे। हाउ मैनी ग्रुप्स डू वी फॉर्म, और हमने कितने ग्रुप बनाने हैं। अब इसको डिटेल के साथ पढ़ते हैं कि हमने सिमिलैरिटी कैसे मेजर करते हैं, जब हम क्लस्टर एनालिसिस कर रहे हो तो क्लस्टर कैसे बनाते हैं, और सिमिलैरिटी मेजर्स कौन कौन सी हैं। मेजरिंग सिमिलैरिटी, फर्स्ट है सिमिलैरिटी रिप्रेजेंट्स द डिग्री ऑफ कोरस्पोंडेंस अमंग ऑब्जेक्ट्स अक्रॉस ऑल द कैरेक्टरिस्टिक यूज्ड इन द एनालिसिस। क्या करता है, डिग्री ऑफ कोरस्पोंडेंस अमंग ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में ऑल द कैरेक्टरिस्टिक यूज्ड इन द एनालिसिस। It is a set of rules that serve as criteria for grouping or separating atoms। इसको हम क्या कह सकते हैं, सिमिलैरिटी मेजरिंग सिमिलैरिटी का क्या मतलब है कि ये क्या है, सेट ऑफ रूल्स हैं दैट सर्व एज क्राइटेरिया फॉर ग्रुपिंग, जो किसको हम सर्व कर रहे होते हैं, किस लिए, क्राइटेरिया बनाने के लिए, ग्रुपिंग करने के लिए, और एटम को सेपरेट करने के लिए, ग्रुप करने के लिए जो हम क्राइटेरिया लगाते हैं, इसको हम सिमिलैरिटी मेजरिंग कहते हैं। एक तो होता है कोरिलेशन मेजर्स, लेस फ्रीक्वेंटली यूज, इसको हम कम इस्तेमाल करते हैं। वेयर लार्ज वैल्यूज ऑफ आर डू इंडिकेट सिमिलैरिटी, ये लेस हम अप्लाई करते हैं, लेकिन जब इसको हम अप्लाई करते हैं जिनकी आर वैल्यू ज़्यादा होती है उसको हम इंडिकेट करते हैं ये सिमिलर हैं, यानी कि कोरिलेशन कि आर वैल्यू, जो हमने कोरिलेशन पीछे पर स्टडी किया है, आर उसका आर कोफिशिएंट होता है, अगर वो हम फाइंड कर लें, अगर लार्ज वैल्यू होगी तो क्या इंडिकेट करेगा, ये सिमिलर हैं, सिमिलैरिटी को शो करेगा। सेकंड है डिस्टेंस मेजर, ये मोस्ट ऑफन यूज, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्लस्टर एनालिसिस में। मेजर ऑफ सिमिलैरिटी, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है मेजर ऑफ सिमिलैरिटी के तौर पर विद हायर वैल्यूज ऑफ रिप्रेजेंटिंग, जैसे विद हायर वैल्यूज ऑफ रिप्रेजेंटिंग ग्रेटर डिसिमिलैरिटी, जैसे जैसे डिस्टेंस मेजर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये ज़्यादा रिप्रेजेंट करेगा डिसिमिलैरिटी को। डिस्टेंस बिटवीन केसेस नॉट सिमिलैरिटी, जैसे जैसे डिस्टेंस ज़्यादा होगा वेरिएबल्स के दरमियान में तो क्या होगा, डिसिमिलैरिटी उनमें ज़्यादा होगी। अब सिमिलैरिटी मेजर्स की बेस पर अगर हम ग्राफिकली देखें, चार्ट टाइटल ग्राफ फर्स्ट कैटेगरी 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 1 2 3 4 बोथ ग्राफ हैव द सेम r इज इक्वल टू 1। ये देखिए r को हम क्यों नहीं ज़्यादा इस्तेमाल करते, दोनों की r जो है 1 है।
रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सिमिलैरिटी, जो रिप्रेजेंट करता है विच इम्प्लाइज हैव सेम पैटर्न बट द डिस्टेंस आर नॉट इक्वल, बट जो डिस्टेंस है इक्वल नहीं है। अगर हम इसमें आर निकालते हैं तो वो दोनों का एक ही है, जो हमें क्या पैटर्न शो कर रहा है कि which implies to have same pattern but the distance are not equal। देखिए फर्स्ट ग्राफ में तो ये करीब करीब है, तो चलो इसमें तो r की वैल्यू एक जैसी होगी। ये देखें ये कितना है लेकिन पैटर्न एक जैसा शो कर रहा है, तो क्या होगा r की बेस पर अगर हम देखेंगे तो और इसके रिजल्ट होंगे, यानी कि ये एक ही चीज़ होगी। आर इक्वल विच इम्प्लाई दैट हैव सेम पैटर्न, ये सेम पैटर्न को शो कर रहा है बट डिस्टेंस आर नॉट इक्वल, इसके डिस्टेंस तो इक्वल नहीं है ना, इसका और इसका डिस्टेंस डिफरेंट है और इसका डिस्टेंस डिफरेंट है। अब डिस्टेंस मेजर्स कौन सी हैं? सेवरल डिस्टेंस मेजर्स आर अवेलेबल ईच विद स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत सारी डिस्टेंस मेजर अवेलेबल हैं मैथमेटिक्स में, जो उनमें से चंद जो मखसूस हैं उनको मैं इधर डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट है यूक्लिडियन डिस्टेंस, द मोस्ट कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। जो मोस्ट कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड होता है टू एज स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, उसके लिए हम यूक्लिडियन डिस्टेंस अप्लाई करते हैं। ये क्या होता है? डी रिप्रेजेंट डिस्टेंस यूक्लिडियन, बी और सी 2 पॉइंट है, बी और सी के दरमियान हम डिस्टेंस फाइंड करना चाह रहे हैं, तो क्या होगा? एक्स बी माइनस एक्स सी का स्क्वायर प्लस एक्स वाई बी माइनस वाई सी का स्क्वायर। स्क्वायर यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या होगा? द सम ऑफ द स्क्वायर डिफरेंस विदाउट टेकिंग द स्क्वायर रूट। जो हमने क्या करना है, यही का इसका स्क्वायर रूट नहीं लेना, इसका स्क्वायर ले लेना है। स्क्वायर लिया तो स्क्वायर रूट खत्म हो गया, बाकी ये सारी वैल्यू द सम ऑफ द स्क्वायर्ड डिफरेंसेस विदाउट टेकिंग द स्क्वायर रूट। सिटी ब्लॉक, जिसको मनहासन डिस्टेंस कहते हैं, यूक्लिडियन डिस्टेंस भी कहते हैं, यूज द सम ऑफ वेरिएबल एब्सोल्यूट डिफरेंसेस। ये एब्सोल्यूट जब मॉड की वैल्यू आ जाएगी एब्सोल्यूट डिफरेंसेस की बात हो जाएगी। नेक्स्ट है शेबिशेव डिस्टेंस इज द मैक्सिमम of absolute difference in the clustering variables value frequently used when working with metric और ordinal data। कब हम लगाते हैं? difference in clustering variable values frequently used when working with metric और ordinal data। जब हम metric data या ordinal data अप्लाई कर रहे होंगे तब ये शेबिशेव डिस्टेंस हम अप्लाई करेंगे। वो क्या है? मैक्सिमम ऑफ एक्स absolute value of xb minus xc yb minus yc। Mahalanobis distance d square is the generalized distance measure that accounts for the correlation among variables in a way that weights each variable equally। अब Mahalanobis distance क्या है? इसको d square से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरलाइज डिस्टेंस मेजर है that क्या अकाउंट्स कर रहा है? फॉर द कोरिलेशन अमंग वेरिएबल, जो कोरिलेशन को काउंट कर रहा है किन में? वेरिएबल में। इन अ वे दैट वेट्स ईच वेरिएबल इक्वली, जिसमें हमने वेट्स हर वेरिएबल को इक्वली दिए होते हैं, तब हम Mahalanobis डिस्टेंस अप्लाई करते हैं। ये डिस्टेंस के बारे में लिखा हुआ है। शेबिशेव डिस्टेंस ये बेस हो गया, सिटी ब्लॉक डिस्टेंस ये ऊपर वाली लाइन हो गई, यूक्लिडियन डिस्टेंस ये हो गया। सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सपोज अ मार्केटिंग रिसर्चर विशेस टू डिटरमाइन मार्केट सेगमेंट इन अ community based on pattern of loyalty of brands and stores। A small sample of 7 respondents is selected as pilot test of how cluster analysis is applied to measures of loyalty। V1 store loyalty, V2 brand loyalty were measured for each respondents on 0 to 10 scale। 0 to 10 स्केल तक इस पे हमने मेजर किया। क्लस्टरिंग वेरिएबल्स क्या हैं? V1 V2 रिस्पोंडेंट्स ए कितने हैं? ABCDEFC। अब इसका हमने कैसे इनके फाइंड करना है? सिंपल एग्जांपल से हम पहले इनको हमने डाटा V1 और V2 ये कैसे हमने ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट किया है? V1 को लिया हमने x एक्सिस पे और V2 को लिया हमने y एक्सिस पे। V1 को x एक्सिस पे और V2 को y एक्सिस पे, और इनकी वैल्यू के अकॉर्डिंगली ए की वैल्यू पहली ए की वैल्यू यानी V1 हमारे पास 3 है और A2 क्या है? 2 है। तो तब हमारे पास क्या ग्राफ में इसको हमने रिजल्ट करें, यानी A V2 की वैल्यू 2 और 3 ये A वैल्यू आ गई।
ऐसे ही हमने दूसरे ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू ली हुई है। इसे ही कैसे किया, v2 और b की भी ऐसे ली हुई है, जहाँ पर v1 की वैल्यू 4 था, उसकी ये है सारे पॉइंट्स को हमने ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर लिया। ये हमारे पास इसका ग्राफ हो गया। ये ग्राफ हो गया इसका, ये पॉइंट्स लगा दिए उधर से स्कैटर प्लॉट के ऊपर। नेक्स्ट है हाउ डू वी मेजर सिमिलैरिटी, हमने सिमिलैरिटी को मेजर कैसे किया। इक्लियोडियन डिस्टेंस का फार्मूला लगा दिया। अगर हमने डिस्टेंस मेजर करना है ए और बी दो दरमियान पॉइंट्स के दरमियान, तो क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू हमने कैसे फाइंड की है, v1 a और v1 b होल का स्क्वायर प्लस v2 माइनस v2 b का स्क्वायर, यानी a और b का हमने जब निकालना है तो इस फार्मूले में चलें, और इधर से हमने क्या किया, 3v1a माइनस b, v1a और b, इसका v1a की वैल्यू क्या थी 3 माइनस 4 हमने किया, इसका स्क्वायर लिया, और दूसरा क्या v2 और v, जब इसका निकाला तो कैसे डिस्टेंस निकाला, 2 माइनस 5 होल का स्क्वायर, ये किया हुआ है, ने वैल्यू पुट की। ये देखें 3 वैल्यू थी माइनस 4 किया, उसका स्क्वायर किया, प्लस 2 वैल्यू थी v2 वाले में, v2a की वैल्यू माइनस की माइनस v2b से, तो इसका स्क्वायर निकाला तो ये आ गए। ऐसे सारे की वैल्यू हमने निकाल ली। ये d21 का हमने फाइंड करना था, जिसको डिस्टेंस इक्लियोडियन 1 कहते हैं। नेक्स्ट इसमें मूव करेंगे। अब सिंपल रूल क्या, हाउ डू वी फॉर्म क्लस्टर्स, how we do form cluster, simple rule, identify the two most similar closest observation not already in the same cluster and combine them। हमने क्लस्टर कैसे बनाते हैं, सबसे पहले तो हमने मोस्ट सिमिलर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, क्लोजेस्ट जो ऑब्जर्वेशन होती हैं, उनको ऑलरेडी इन द सेम क्लस्टर, एक क्लस्टर में और कंबाइन कर देना है। फर्स्ट हमने क्या करना होता है, आइडेंटिफाई द टू मोस्ट सिमिलर, जो सिमिलर ऑब्जर्वेशन होगी या क्लोजेस्ट ऑब्जर्वेशन होगी, उनको ऑलरेडी इन द सेम क्लस्टर एंड कंबाइन देम, उनको कंबाइन करना है। वी अप्लाई दिस रूल रिपीटेडली टू जनरेट अ नंबर ऑफ क्लस्टर सॉल्यूशन, हमने यही जो प्रोसेस है अप्लाई करना है नेट नंबर ऑफ क्लस्टर सॉल्यूशन के लिए, स्टार्टिंग विद ईच ऑब्जर्वेशन एज इट्स ओवन क्लस्टर, यहाँ तक कि हर ऑब्जर्वेशन का अपना एक क्लस्टर हो, एंड देन कंबाइनिंग टू क्लस्टर्स at a time until all observation are in a single cluster। तब क्या हो, तब तक हमने अप्लाई करते रहना है जब तक क्या होगा कि दो डिफरेंट क्लस्टर में सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन जो है सिर्फ एक ही क्लस्टर में पाई जाए, दूसरे क्लस्टर में नहीं पाई जाए। ये लिखा हुआ है, देन कंबाइनिंग टू क्लस्टर एट अ टाइम until all observation are in a single cluster। This process is termed as the hierarchical procedure because it moves in a stepwise fashion to form an entire range of clustered solutions। It is also an algorithm method। इसको हम algorithm method भी कहते हैं, hierarchical method भी कहते हैं, because clusters are formed by combining existing। क्या होता है, क्लस्टर कैसे फॉर्म करते हैं, कंबाइन करने होते हैं एग्जिस्टिंग क्लस्टर्स की बिना पर। हाउ डू वी फॉर्म क्लस्टर्स, हमने क्लस्टर कैसे बनाई, मिनिमम डिस्टेंस, जिनका डिस्टेंस मिनिमम होता है, अनक्लस्टर्ड ऑब्जर्वेशन जिसको हम कहते हैं इनिशियल सॉल्यूशन। क्लस्टर मेंबरशिप कैसे हुई इनकी, ऑब्जर्वेशन पेयर हमने कैसे किए, EF EG CD BC BE AB in step 1 2 3 and 4 the OSM does not change substantially, which indicates that we are forming other clusters with essentially the same heterogeneity of the existing clusters।
ये वैसे आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एग्जांपल ली है, इसका ऐसा इतना फ़ायदा नहीं है, ना ही आपको ये पेपर में आना। थ्योरेटिकल जो मैंने पॉइंट्स बता रही हैं, क्लस्टर एनालिसिस क्या है और इसको कैसे सॉल्व करना है, ये एल्गोरिथम प्रोसेस है, क्लस्टर सॉल्यूशन है, ये टेक्निक लगाकर जैसे हमने क्लस्टर को फॉर्म कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने हमें रूल बता दिया, ये थ्योरेटिकल पार्ट आपने ज़हन में रखना है। जो मोस्ट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको हमने क्या करना है, एक क्लस्टर में रख देना और कंबाइन दम कर देना है। We apply this rule repeatedly to generate the number of cluster solutions, starting with each observation as its own cluster and then combining two clusters at the time until observation are in a single cluster। हाँ, observation जो single cluster में आ जाए। यह radical cluster की definition थी। नेक्स्ट है हाउ मैनी ग्रुप डू वी फॉर्म, हमने कितने ग्रुप्स बनाने होते हैं, ये थर्ड क्वेश्चन है। Therefore, the three cluster solution of step 4 seems the most appropriate for a final cluster solution with two equally sized cluster A, B, C, D, E, F, G and a single outlying observation A. This approach is particularly useful in identifying outliers such as observation A. It also depicts the relative size of varying cluster, although it becomes unwieldy when the number of observations increases। ग्राफिकल पोर्ट्रेज कैसे उन्होंने क्लस्टर किया हुआ है, जो एक जैसे पॉइंट थे उनको एक क्लस्टर में ले गए हैं। बी, ई और ए एफ के दरमियान में फासला कम था तो इनको एक क्लस्टर बना दिया और ये एक क्लस्टर में आ रहे थे। तो दूसरा सी पॉइंट भी इसमें आ रहा था लेकिन उसका डिस्टेंस ज़्यादा था, इसका लहदा दो क्लस्टर बना दिए। ऐसे ही डी और सी जो एक जैसे थे उनको एक क्लस्टर बनाया। उनके जो डिस्टेंस इनका आपस में सेंट्राइड से थोड़ा सा दूर था, इसका है क्लस्टर एक ही है और बीच में विद इन सब क्लस्टर हमने बना दिए, सब क्लस्टर बनाए हुए। ये आउटलायर एक किस्म का ये अलहदा क्लस्टर बनाए, उनसे डिफरेंट था। तो ये पॉइंट्स ये आ गया। ये डेंडोग्राम ग्राफिकल पोर्ट्रेज हमने डेंडोग्राम की मदद से कैसे रिप्रेजेंट करना है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ट्री ग्राफ ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ हायरार्किकल प्रोसीजर स्टार्टिंग विद ईच ऑब्जेक्ट एज अ सेपरेट क्लस्टर। हर एक ऑब्जेक्ट जो है सेपरेट क्लस्टर रखता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ट्री ग्राफ जिसमें हमने ए बी सी डी ई एफ जी डेंडोग्राम की मदद से हमने इसको जब रिप्रेजेंट किया, ऑब्जर्वेशन हमने जो ली हुई थी, तो क्या हो गया, सेपरेट क्लस्टर को शो कर रहा है। द डेंडोग्राम शोज ग्राफिकली हाउ द क्लस्टर आर कंबाइंड एट ईच स्टेप ऑफ द प्रोसीजर until all are contained in a single cluster। जो क्या होता है, क्लस्टर आर कंबाइंड, इसको हमने ऐसे कंबाइन करना है कि ईच स्टेप ऑफ द प्रोसीजर until all are contained in a single cluster, हर एक जो है सिंगल क्लस्टर में आ जाए, तो हम क्या कहते हैं, डेंडोग्राम। आउटलायर रिमूवर रिटेन हमने कैसे करने होते हैं, जब आउटलायर आ जाए, आउटलायर्स आर कैन सेवरली डिस्टोर्ट द रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ इफ दे अपीयर एज स्ट्रक्चर cluster inconsistent with the objective, they should be removed if the outlier is present। हमने क्या करना होता है, जब आउटलायर पाया जाए, क्लस्टर में कोई वैल्यूज नहीं आ रही हो, सभी क्लस्टर जो हमने बनाए हुए हैं उनसे डिफरेंट है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आउटलायर वैल्यूज। जो किसी भी ऑब्जर्वेशन के साथ मैच नहीं कर रही, कभी क्लस्टर नहीं बना रहा, किसी के साथ वो रिलेट नहीं कर रही, तो उनको हमने क्या करना होता है, रिमूव कर देता है। अपेरेंट ऑब्जर्वेशन नॉट रिप्रेजेंटेटिव of the population, observation of small or insignificant segmentation within the population and of no interest to the research objective, they should be retained if undersampling and poor representation of relevant groups in the population, the sample should be augmented to ensure representation of these groups। अब डिटेक्ट कैसे करना होता है हमने आउटलायर को, डिटेक्टिंग आउटलायर कैन बी आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी मेजर्स, हमने सिमिलैरिटी मेजर्स की बेस पर इसको हमने आइडेंटिफाई करना होता है। फाइंडिंग ऑब्जर्वेशन विद लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम आल अदर ऑब्जर्वेशन, जो ऐसी ऑब्जर्वेशन जिनका डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है दूसरी ऑब्जर्वेशन से, तो उसको हम आउटलायर कहते हैं। ग्राफिक प्रोफाइल सेकंड, हमने ग्राफिक प्रोफाइल डायग्राम हाईलाइटिंग आउटलाइन केसेस, ग्राफिक प्रोफाइल जो है वो भी हमें डायग्राम देता है, हाईलाइट करता है आउटलाइन केसेस की।
their appearance in cluster solution as single member और small cluster। जो हमें क्या करता है, क्लस्टर में सोल्यूशन में सिंगल मेंबर होता है या स्मॉल क्लस्टर्स में होता है, तो उसको हम आउटलायर कहते हैं। सैंपल साइज, the searcher should ensure that the sample size is large enough to provide sufficient representation of all relevant groups of the population। should ensure, ये रिसर्चर को ये इंश्योर होना चाहिए कि सैंपल साइज इतना काफ़ी बड़ा है जो हमें प्रोवाइड कर सकता है सफिशिएंट काफ़ी हद तक और रेलिवेंट ग्रुप्स ऑफ द तमाम रेलिवेंट ग्रुप्स ऑफ द पॉपुलेशन। The researcher must therefore be confident that the obtained sample is representative of the population। तो क्या होता है, कॉन्फिडेंट हो किसके रिलेटेड, obtained सैंपल, जो हमने सैंपल obtain हुए हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द, जो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉपुलेशन को। Standardize the data, clustering variable that have scales using widely differing numbers of scale points or that exhibit large differences in standard deviation should be standardized। तो clustering variable जो have scaling using widely different numbers different of scale points और that exhibit large differences, जो large difference होते हैं उनको हमने standard deviation should be, उसको हम standardize करते हैं। the most common standardization conversion is z-score। z-score किस लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, इसका मीन क्या होता है, इक्वल टू 0 है, स्टैंडर्डाइजेशन क्या होती है, 1 होती है। z-score मैंने आपको बताया हुआ है जो स्टैंडर्डाइज करते हैं वेरिएबल को। ड्राइविंग क्लस्टर, हमने क्लस्टर को ड्राइव कैसे करते हैं, दे आर नंबर ऑफ डिफरेंट मेथड कैन बी यूज टू कैरी आउट अ क्लस्टर एनालिसिस, दीज मेथड्स कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। कौन कौन से मेथड हैं, हायरार्चिकल क्लस्टर एनालिसिस है, नॉन हायरार्चिकल क्लस्टर एनालिसिस है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मेथड, दोनों मेथड का हम कॉम्बिनेशन करते हैं। हम क्लस्टर कैसे फाइंड करते हैं, एक तो हायरार्चिकल क्लस्टर एनालिसिस है, नॉन हायरार्चिकल क्लस्टर एनालिसिस है और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मेथड्स हैं। इन मेथड का बस आपको नाम का पता होना चाहिए। फर्स्ट आपको क्लस्टर एनालिसिस की डेफिनेशन, उसके रूल्स क्या हैं, उसके इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, ये आपका बेसिक कंसेप्ट ही हैं, ये लाजमी नहीं है आपको माइंड में रखने की। तो मैं आपको नेक्स्ट एक्सप्लेन करता हूँ इनकी हायरार्चिकल क्लस्टर एनालिसिस क्या होता है। स्टेप वाइज प्रोसीजर अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई रिलेटिव होमोजेनियस ग्रुप्स ऑफ cases based on selected characteristics using an algorithm, either algorithm or device। इसमें क्या होता है हायरार्चिकल क्लस्टरिंग में, जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं उनको हमने ग्रुप, उनको हम होमोजेनियस ग्रुप्स कहते हैं। ये तो कब हम इसको लगा सकते हैं, प्रेफर्ड हम हायरार्चिकल क्लस्टर एनालिसिस को कब लगाएंगे, जब सैंपल साइज हमारे पास मॉडरेट होगा, अंडर 300 to 400, नॉट एक्सक्लूडिंग 1000 से एक्सक्लूड ना होगा, तब हम हायरार्चिकल एनालिसिस लगाएंगे। डिवाइस एल्गोरिथम, मेंबर क्लस्टरिंग प्रोसेस एल्गोरिथम, डिवाइस एल्गोरिथम, ये आपके लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है, इसलिए इसको हम नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसका कंसेप्ट लेंगे। कैसे हमने इनको निकाला है, एवरेज लिंकेज एल्गोरिथम, वार्ड मेथड, हायरार्चिकल क्लस्टर एनालिसिस, नॉन हायरार्चिकल क्लस्टर एनालिसिस, के मीन क्लस्टरिंग, एडवांटेज ऑफ हायरार्चिकल क्लस्टर एनालिसिस, एडवांटेज disadvantage, combination of both methods, interaction, validation of clusters, interpretation of clusters। ये पढ़ते हैं इंटरप्रिटेशन जो हम क्लस्टर्स की कैसे करते हैं। द क्लस्टर सेंट्राइड अ मीन प्रोफाइल ऑफ द क्लस्टर ऑन ईच क्लस्टरिंग वेरिएबल इज particularly useful in interpretation stage। Interpretation involves examining the distinguishing characteristics of each cluster profile and identifying substantial differences between clusters। Cluster solution failing to show substantial variation indicates other cluster solutions should be examined। Cluster centroid should also be assessed। ये भी नहीं है आपके फ़ायदे के लिए, जो पॉइंट्स के प्रिंसिपल्स बस रह गए हैं वो स्टडी कर लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं। In order to handle categorical and continuous variable, the two-step cluster analysis procedure use the likelihood distance measure, which assumes that variables in the cluster model are independent. Further, each continuous variable is assumed to have normal distribution
जस्ट आपका ये सभी करने का ज़रूरत नहीं है, बस आपने कहाँ तक करना है, यहाँ तक टाइप ऑफ क्लस्टर प्रोसीजर, सॉरी आपने करना है जहाँ यहाँ पे आपका एंड हो जाता है क्वेश्चन। व्हाट इज क्लस्टर एनालिसिस, हमने किन किन मेथड से यहाँ तक पेज नंबर 27 तक driving cluster, there are number of different methods that can use to carry out a cluster analysis. These methods can be classified as follows. हमने क्लस्टर कैसे ड्राइव करने होते हैं, इनसे पहले पहले तक हमने क्लस्टर एनालिसिस कंसेप्ट को पढ़ लिया है, उसकी इंपॉर्टेंस, क्लस्टर एनालिसिस क्या है, किसकी बेसिस पे हम उनको अलग करते हैं, ये सभी स्टडी कर लिया है। ये आपका चैप्टर है। स्टैंडर्डाइज कैसे करते हैं, सैम्पल साइज क्या होता है, टेस्ट कैसे करते हैं, आउटलायर को रिमूव कैसे करते हैं, इसमें सिंपल रूल क्या है, सिंपल एग्जांपल, डिस्टेंस कौन कौन से मेजर, सिमिलैरिटी मेजर के हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है एनालिसिस के, क्रिटिसिज्म क्या है, रोल क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, एप्लीकेशन क्या है, और एक क्लस्टर एनालिसिस, व्हाट इज क्लस्टर एनालिसिस, यही हमने स्टडी करना था। तो ये आज आपका लास्ट लेक्चर ये कंप्लीट हो गया, आज से आपका सिलेबस एंड हो गया आपका।